नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कल मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता बताई थी। सिंधु सभ्यता के अलावा मैंने कुछ अन्य जो महत्वपूर्ण सभ्यताएँ थी उनके बारे में बताया था। तो आज स्टार्ट करते हैं उसके आगे से, हालाँकि एक बार मैं रिवीज़न करवा देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने बताया था सिंधु सभ्यता की कुछ विशेषताएँ, जिसमें मैंने बताया था ये पूर्णतः नगरीय या शहरीय सभ्यता थी। ठीक है? यहाँ की जो सड़कें थी एक-दूसरे के समकोण पर काटती थी। ठीक है? और पूरब से पश्चिम दिशा की ओर इसकी गलियाँ हुआ करती थी, जहाँ जिस वजह से पूर्व पश्चिम जो मोस्टली हवा होती है वो या तो पूरब से पश्चिम की ओर तक चलती है या पश्चिम से पूरब की ओर चलती है। इस वजह से वो गलियाँ स्वतः ही साफ हो जाया करती थी, नालियाँ पूर्णतः ढकी हुई थी। ठीक है? अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। इनका व्यापार विदेशों से होता था क्योंकि लोथल में फारस की मोहर मिली है। यहाँ पे मात्र सत्तात्मक समाज था। लिपि भाव चित्रात्मक थी, जिसे पढ़ा नहीं जा सका। इसकी मोहरों पर एक सींग वाले जानवर का चिन्ह अंकित है या जानवर का चित्र अंकित है। ठीक है? इनकी मोहरों पे गाय का चिन्ह मिला नहीं है बिल्कुल भी। ये मापतौल के लिए न्यूनतम बाट इनका 16 किलोग्राम का था। और सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे, और ये परिचित इसलिए नहीं थे क्योंकि मूलतः क्या था कि सिंधु सभ्यता में लोहे का आविष्कार ही नहीं हुआ था। इस वजह से ये लोग तलवार से लोहे से परिचित ही नहीं थे। ठीक है? और इस जो सभ्यता का जो विनाश का मुख्य कारण माना गया है वो बेसिकली माना गया है बाढ़ को। ठीक है? यहाँ तक हो गया था। इसके बाद में बात करते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो कि दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है। लगभग 10,000 ईसा पूर्व की सभ्यता है। ठीक है? जो कि इराक के टिग्रिस एवं यूफ्रेटिस नदियों के मध्य में फैली हुई थी। ठीक? और ये सबसे पुरानी सभ्यता, इसके साथ साथ ये सबसे कह सकते हैं कि ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है? और इस सभ्यता का मुख्य आधार जो है वो कृषि हुआ करता था। और यहाँ की जो मिट्टी थी, मैंने आपको बताया था जैसे कि पंजाब का जो दोआब क्षेत्र है, 5 नदियों के बीच का जो क्षेत्र है पंजाब, तो वो काफ़ी कह सकते हैं उपजाऊ ज़मीन है। सेम इसी तरीके से जो टिग्रिस तथा यूफ्रेटिस नदियों के बीच का जो क्षेत्र है, जहाँ पे मेसोपोटामिया की सभ्यता पली-बढ़ी थी, वो क्षेत्र भी काफ़ी डेवलप्ड क्षेत्र है, या कह सकते हैं यहाँ की जो मिट्टी थी वो कहीं काफ़ी उपजाऊ थी। इस वजह से यहाँ के लोगों का मुख्य जो आधार था वो कृषि हुआ करता था। और इस समय के जो मंदिर थे उनको जिगुरत बोला गया। मेसोपोटामिया की सभ्यता के जो मुख्यतः बेसिकली 4 भाग थे, जिसमें सुमेरियन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, आरिसिया की सभ्यता और कैल्डिया की सभ्यता। बेबीलोन काफ़ी फेमस हो जाता क्योंकि सिकंदर की जो मृत्यु हुई थी वो बेबीलोन में ही हुई थी वापस जाते समय। और यहीं पे एक जो झूलता हुआ बगीचा है वो भी बेबीलोन में, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है झूलता हुआ बगीचा बेबीलोन में है। इसी के साथ साथ जो सिकंदर का एक जो घोड़ा हुआ करता था, अ, उसका जो टॉम भैया कह सकते हैं, सिकंदर का भी जो मकबरा कह सकते हैं, मकबरा तथा इसके घोड़े का मकबरा, दोनों का मकबरा बेबीलोन में ही स्थित है। ठीक है? सिकंदर ने एक सभ्यता का विनाश कर दिया था क्योंकि सिकंदर ने मतलब तहस नहस मचा दिया था पूरा, और चूंकि एक ग्रामीण सभ्यता थी इस वजह से इन लोगों को लड़ना वड़ना ज़्यादा आता नहीं था। ठीक है? और बात करते हैं विश्व की पहली सभ्यता थी मेसोपोटामिया सभ्यता, मैंने आपको बता ही दिया था। जबकि पहली सभ्यता जो थी वो सिंधु सभ्यता हुआ करती थी। ठीक है? यहाँ तक हो गया। इसके बाद में बात करते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता के बाद में मिस्र की सभ्यता। बेसिकली जो मिस्र की सभ्यता थी वो मिस्र के रेगिस्तानों में फैली हुई थी। इसे नील नदी की देन बोला गया है। और ये सभ्यता, जो विकास था वो फिरौन के नेतृत्व में किया गया था। इस सभ्यता में बेसिकली मैंने आपको बताया था पिरामिड, सूर्य घड़ी तथा मम्मी का काफ़ी विकास हुआ था। मम्मी के बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल में बता ही दिया था। बाकी बात करते हैं कि इस सभ्यता में रसायन शास्त्र काफ़ी सुदृढ़ था। और गीजा का पिरामिड सबसे प्रसिद्ध पिरामिड है, जो कि वर्तमान में मिस्र में स्थित है। ठीक है? और इसके बाद बात करते हैं रोम की सभ्यता की, तो जो लगभग 600 ईसा पूर्व रोम की सभ्यता का विकास हुआ था। ये इटली में विकसित थी तथा आज भी इसके अवशेष बचे हुए हैं। और काफ़ी विकसित व्यवस्था थी, इसी वजह से इसके जो अवशेष हैं वो अभी तक बचे हुए हैं। तथा यहाँ इस सभ्यता के जो दो प्रमुख राजा थे, जिसमें एक जूलियस सीजर तथा अगस्टस से थे। जूलियस सीजर के नाम पे जुलाई तथा जूलियस सीजर के नाम पे जुलाई तथा अगस्टस के नाम पे अगस्त मंथ का निर्माण हुआ था। ठीक है? जूलियस सीजर की जो हत्या थी वो इन्हीं के सेनापति यानी कि मंत्रिमंडल द्वारा कर दी गई थी। तथा इनका जो एक नाटक है जूलियस सीजर, इस नाटक को विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। ठीक है? विलियम शेक्सपियर अंग्रेजी के एक बहुत विद्वान या कह सकते हैं बहुत फेमस राइटर हैं। ठीक है? और इंग्लिश का जनक विलियम शेक्सपियर को ही बोला गया। बाकी जूलियस सीजर नामक जो नाटक वो इनका ही लिखा हुआ। बाकी बात करते हैं फारस की सभ्यता की, जो लगभग 500 ईसा पूर्व फैली हुई थी, वर्तमान के ईरान में थी। इस सभ्यता का विकास जितनी तेजी से हुआ था उतनी तेजी से ही ये सभ्यता समाप्त भी हो गई थी। ठीक है? तो इनकी जो मुख्य भाषा थी वो फारसी थी तथा ये पारसी धर्म को माना करते थे। सिकंदर ने इस धर्म का अंत कर दिया, चूंकि ये 500 ईसा पूर्व पैदा हुई और 326 में सिकंदर का आक्रमण हो गया, तो ये तहस नहस हो गई थी। ठीक है? अब बात करते हैं स्पार्टा। स्पार्टा बेसिकली स्पार्टा की भी एक सभ्यता ही बोली गई थी। लेकिन स्पार्टा के जो शहर है, ये बेसिकली स्पार्टा, ये अपने बहादुर सैनिकों के लिए काफ़ी विश्वविख्यात था। ये ग्रीस के पास एक छोटा सा क्षेत्र था। ग्रीस यानी वही जहाँ से सिकंदर ने आक्रमण किया था। ठीक है? मेसोपोटामिया के आसपास के क्षेत्र में, वर्तमान में वहाँ पे उसको ग्रीक बोला जाता है। और
छोटा सा क्षेत्र था स्पार्टा, और ये अपने बहादुर सैनिकों के लिए काफ़ी फेमस था। स्पार्टा की एक कह सकते हैं जो लड़ाई थी वो काफ़ी फेमस थी, क्योंकि यहाँ पे स्पार्टा के मात्र 300 सैनिकों ने लियोडाइनस के नेतृत्व में ग्रीस के लगभग 20,000 सैनिकों को हरा दिया था। और ये जो 300 सैनिक थे वो काफ़ी खतरनाक हुआ करते थे। स्पार्टा के सैनिक, कभी आप गूगल करें स्पार्टाज कमांडो, तो आपको दिखेगा। और ग्रीस की विशाल सेना का नेतृत्व जॉर्क्सीज कर रहा था, तथा स्पार्टा की जो सेना था उसका नेतृत्व लियो लियोनाइडस कर रहा था। ठीक है, इनके पास मात्र 300 सैनिक थे और इनके पास 20,000 सैनिक थे। उसके बावजूद भी इन 300 सैनिकों ने उन 20,000 सैनिकों को हरा दिया था। और बात करते हैं, चूंकि इसके पास 20,000 सैनिक थे, इस वजह से, और जब ये हारने लगता है तो ये जर्कसीज जो है ये धोखे से उसको लियोडाइनस को मार देता है। ठीक है, अब बात करते हैं पीली नदी की सभ्यता। तो पीली नदी की सभ्यता बेसिकली, पीली नदी अगर आपने मानचित्र पढ़ा है तो ये चाइना में फैली हुई है। ठीक है, तो चाइना में एक नदी है जो कि वहाँ की सबसे लंबी नदी है, इसी को पीली नदी बोला गया है। ये चीन में लगभग 5,000 ईसा पूर्व विकसित हुई थी और हांगू नदी के तट पर इसका विस्तार हुआ था। हांगू नदी को ही पीली नदी बोला गया है। ठीक है, और उस समय इसको पीली नदी बोला जाता था, वर्तमान में इसको हांगू नदी का नाम दे दिया गया। और ये सभ्यता अपने उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध थी। बाकी इसके बारे में और ज़्यादा आपको डिटेल में ध्यान नहीं देना। अब बात करते हैं यहाँ से आगे जब हम चलेंगे तो हम बात करेंगे ऐतिहासिक काल की। तो ऐतिहासिक काल में बेसिकली मैंने आपको बताया था कि वह कालखंड जिसके बारे में लिखित सबूत प्राप्त है तथा इनका मतलब कि इनको पढ़ा भी जा सका है। इसके अंतर्गत वैदिक काल से लेकर वर्तमान तक का जो समय है वो ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। यानी कि आज से कल कल का भी जो समय था वो कल का भी आज के लिए तो इतिहास बनेगा, तो वो कालखंड भी ऐतिहासिक काल में ही आएगा। ठीक है, तो ऐतिहासिक काल को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जहाँ पे पुरातात्विक पार्ट्स है, विदेशी यात्रा है तथा साहित्य यानी कि कुल जो पुस्तकें वगैरह हैं उनसे जो जानकारी मिली है उसके अनुसार ऐतिहासिक काल। विदेशी यात्रा यानी कि जो विदेशी लोग भारत में आए थे उनके अनुसार ऐतिहासिक काल। या विदेशी यात्रा जैसे कि चीनी यात्री फाहियान आया था, हिंसांग आया था, तो उन्होंने जो पुस्तकें लिखी हैं उनके अनुसार या उनकी यात्राओं के अनुसार। ठीक है, और पुरातात्विक स्रोत जैसे कि सिक्के हैं, अभिलेख हैं या शिलालेख है, उनके अनुसार जो जानकारी मिली है। तो बेसिकली ऐतिहासिक काल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, पुरातात्विक, विदेशी यात्रा तथा साहित्य। पुरातात्विक में सिक्के और अभिलेख वगैरह से जो जानकारी मिली है वो विदेशी यात्रा में जो विदेशी यात्री वगैरह आए थे उनके अनुसार। साहित्य में बेसिकली 2 तरीके के साहित्य थे, जहाँ पे 2 तरीके की पुस्तकें लिखी गई थी। एक जो धार्मिक पुस्तकें थी उनके अनुसार जो इतिहास मिला है, तथा एक जो गैर धार्मिक साहित्य था, यानी कि कह सकते हैं जो मतलब धार्मिक पुस्तकें नहीं थी। ठीक है, जैसे वर्तमान में भी कई किताबें लिखी जाती है। एक जैसे आप पुस्तक मान लीजिए, एक रामायण हो गई, और दूसरी चाणक्य की मान लीजिए आप अर्थशास्त्र। तो जो रामायण है वो धार्मिक ग्रंथ है, लेकिन जो अर्थशास्त्र है वो धार्मिक ग्रंथ नहीं है। तो इस वजह से इस तरीके से इसको डिवाइड किया है। और धार्मिक में भी 2 तरीके की पुस्तकें हुआ करती थी। एक वो जो ब्राह्मण धर्म को मानती थी, दूसरी जो गैर ब्राह्मण धर्म थी। जैसे कि पुराने समय में सबसे पहले तो ब्राह्मण धर्म यानी कि सनातन धर्म। ठीक है, जिसको वर्तमान में हिंदू धर्म बोला गया है, तो वो ब्राह्मण धर्म से संबंधित जो पुस्तकें हैं वो। और दूसरी जो गैर ब्राह्मण यानी कि जो हिंदू नहीं है या जो सनातन धर्म, सनातन संस्कृति को फॉलो नहीं करती हैं, वो पुस्तकें, जिसमें सबसे पहले आ जाएगी जैन साहित्य, उसके बाद में बौद्ध साहित्य, और इसके बाद में जुड़ते चले जाएंगे जैसे मुगल है या जो भी आगे आते चले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पुरातात्विक साहित्य में सिक्के की। तो सिक्के में सबसे पहले बात करते हैं सिक्के की। तो सिक्के का जो अध्ययन है, सिक्के का जो अध्ययन है वो न्यू मैथमेटिक कहलाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बेसिकली कभी कभी ये रीजनिंग में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसको ये बोलते, इसको ये बोलते, तो फिर जैसे कि बोल दिया गया कि मक्खियों का अध्ययन या बायोलॉजी का अध्ययन। ठीक है, इस तरीके से तो वहीं पे नीचे दे दिया जाएगा मिलान करने के लिए सिक्के का अध्ययन, तो वहाँ पे सिक्के का अध्ययन न्यू मैथमेटिक कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं टेराकोटा का सिक्का जो था वो मिट्टी का बना हुआ था। ये सिंधु सभ्यता में बना था। ठीक है, सिंधु सभ्यता में जो सिक्के थे वो मिट्टी के बने हुए थे और इसको टेराकोटा बोला गया था। ठीक है, और बात करते हैं मौर्य काल के समय आहत या पंचमार्क सिक्के का उपयोग हुआ करता था। मौर्य काल यानी कि जिस समय सम्राट अशोक या उससे पहले चंद्रगुप्त मौर्य शासक बने थे, तो उस समय जो सिक्के इस्तेमाल होते थे उन सिक्कों को पंचमार्क सिक्का बोला गया था। ठीक है, तथा आहत सिक्कों पर लिखावट नहीं होती थी, केवल चित्र बने हुए थे। यह धातु का, यह पहला धातु का सिक्का हुआ करता था। ठीक है, यानी कि जो पंचमार्क सिक्के थे वो धातु के पहले सिक्के हुआ करते थे। इसमें 2 तरीके के सिक्के थे, जिसमें एक आहत सिक्के हुआ करते थे और आहत सिक्कों पर लिखावट नहीं होती थी, केवल चित्र बने हुआ करते थे। ठीक है, अब बात करते हैं पर्ण। पर्ण इसमें से देखिए, एक तो आहत हो गया, ठीक है, एक हो गया पर्ण। तो जो पर्ण हुआ करते थे, पर्ण बेसिकली चांदी के सिक्के हुआ करते थे। देखिए, एक बेसिकली यहाँ पे जैसे मान लो ये किसी अन्य धातु का सिक्का है, सपोज जैसे कि ये मिट्टी का सिक्का, जैसे कि ये टेराकोटा का है। ठीक है,
सेम इसी तरीके से एक दूसरा सिक्का है। ये दूसरा जो सिक्का है, ये तो जो ये दूसरा सिक्का है, सपोज ये भी सेम वैसा ही सिक्का है, लेकिन ये किसी अन्य धातु का बना हुआ है, इस वजह से इसको आहत बोला गया। लेकिन ये जो सिक्का है ये पर्ण बोला जाता था, क्योंकि ये चांदी का बना हुआ करता था। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि मौर्य काल में या पुरातात्विक काल में जो चांदी के सिक्के होते थे उनको क्या बोला जाता था, उनको पर्ण बोला जाता था। ठीक है, और ये जो सिक्के थे मौर्य काल में सबसे ज्यादा प्रचलित थे। और सिक्के की बात करें तो शीशे के सिक्के का जो प्रचलन था वो सातवाहन वंश ने किया था, और पहली बार सोने के सिक्के यूनानी शासकों द्वारा चलाए गए थे, और शुद्ध सोने के सिक्के कनिष्क द्वारा चलाए गए थे, जो कि कुषाण शासक था। ठीक है, अब इसके बाद में सर्वाधिक मात्रा में अगर बात किया जाए अशुद्ध सोने के सिक्के, तो गुप्त काल में इनका प्रयोग हुआ था, जो कि स्कंद गुप्त ने किया था। ठीक है, और चांदी का सिक्का गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के समय सबसे पहले प्रचलित हुआ था। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं चांदी के सिक्के को क्या बोला जाता था, पर्ण बोला जाता था, ये मौर्य काल में बोला जाता था। और शीशे के सिक्के का प्रचलन सातवाहन वंश ने किया था, और सबसे ज्यादा सोने के सिक्के गुप्त काल में चले थे। पहली बार सोने का सिक्का यूनानी शासकों द्वारा यानी कि यवनों द्वारा चलाया गया था, या इंडो ग्रीक बोला जा सकता है इनको। ठीक है, और शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण शासकों द्वारा चलाया गया। सबसे अधिक मात्रा में सिक्का जब चलाया जाए, देखिए अगर सबसे अधिक मात्रा है तो यानी कि उसमें कुछ ना कुछ मिलावट होगी, तो जो सबसे अधिक है वही सबसे ज्यादा अशुद्ध है। ठीक है, तो ये सिक्का गुप्त काल में प्रयोग हुआ था। इसका इस समय स्कंद गुप्त या जो स्कंद गुप्त था वो शासक हुआ करता है। आगे मैं बताऊंगा स्कंद गुप्त के बारे में पूरे, या गुप्त काल के बारे में पूरे, तो उस समय मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। वर्तमान में हम सिक्कों के इतिहास के बारे में जानकारी एकत्रित कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ सिक्कों से ही संबंधित क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं आपके। ठीक है, तो सिक्के जो चांदी का सिक्का था वो गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि जो जिसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बोला गया है उसके शासनकाल में प्रचलित हुआ था। अब बात करते हैं मयूर शैली का जो सिक्का है वो गुप्त काल में समुद्रगुप्त, देखिए एक सिक्का है उसके ऊपर मयूर नाचता हुआ मोर है, उसका आकृति उस पे अंकित है, तो वो जो सिक्का है वो गुप्त काल में समुद्रगुप्त के समय प्रचलित हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये कहा गया है कि जो समुद्रगुप्त का जो घोड़ा था वो 3 दिशाओं का पानी पीता था, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि अगर हमारा ये भारत है तो समुद्रगुप्त का जो अधिकार क्षेत्र था वो यहाँ से लेके यहाँ तक और ऊपर से लेके दक्षिण तक पूरी हर क्षेत्र में समुद्रगुप्त ने अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो बात करें कौड़ी का जो प्रयोग था, कौड़ी आपने देखी होंगी, कौड़ियाँ जो होती हैं, तो उनका जो प्रयोग हुआ था उनका भी प्रयोग चांदी के ही सॉरी सिक्कों के स्थान पे ही हुआ था, वो सबसे पहले गुप्त काल में हुआ था। ठीक है, और चमड़े का सिक्का हुमायूं के शासनकाल में हुमायूं ने सियाबुद्दीन के नेतृत्व में प्रारंभ किया था। देखिए एक बार जब हुमायूं ने अटैक किया था शेरशाह सूरी के ऊपर बिहार में, ठीक है, तो शेरशाह सूरी ने हुमायूं को भगा भगा के मारा था। तो हुमायूं भागते भागते एक नदी में गिर गया था, उस नदी का एक कह सकते हैं मल्लाह था, जो मल्लाह ने इसकी हुमायूं की जान बचाई थी, और वो इसको हुमायूं को पकड़ के साइड में ले आया था। तो इस वजह से मतलब कि इस मल्लाह के चूंकि ये कुर्ता वो था, क्या बोलते हैं, जो जूते चप्पल बनाते हैं, ठीक है, जो भी जूते चप्पल बनाते हैं वो था। तो इसके इस मतलब सियाबुद्दीन ने हुमायूं की जान बचाई थी, इस वजह से इसकी उससे प्रभावित होकर हुमायूं ने इसको बोला था कि जब भी मैं पुनः अपना साम्राज्य वापस पाऊंगा तो तुमको एक दिन के लिए मैं अपनी गद्दी पे आसीन करूंगा। तो इस वजह से जब ये सियाबुद्दीन गद्दी पे बैठता है तो फिर ये चमड़े का सिक्का चलवाता है अपनी, मतलब कि चूंकि ये चर्मकार था या चमड़े का काम करता था, इस वजह से इसने अपने मतलब कि एक तरीके से पहचान के लिए चमड़े के सिक्के का प्रारंभ किया था। ठीक है, सियाबुद्दीन इसका नाम था। अब बात करें रुपए का प्रयोग सर्वप्रथम शेरशाह सूरी ने किया था। देखिए हुमायूं के बाद में शेरशाह सूरी आ गए, तो शेरशाह सूरी ने रुपए का प्रयोग किया था, तथा दाम का प्रारंभ भी सबसे पहले शेरशाह सूरी ने ही किया था। और इसके साथ साथ सोने की असरफियों का प्रारंभ भी सबसे पहले शेरशाह सूरी ने किया। देखिए दाम जो था, दाम सॉरी जो रुपया था, रुपया एक सामान्य मुद्रा हुआ करती थी, जैसे कि सामान्य किसी धातु से बना हुआ अगर सिक्का है तो उसको रुपया बोला जाता था। वहीं अगर चांदी वगैरह से निर्मित सिक्का है तो उसको दाम बोला जाता था, वहीं अगर सोने से बना सिक्का है तो उसको असरफी बोला जाता था। और ये शेरशाह सूरी के शासनकाल की बात है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया सिक्कों से संबंधित, जो सिक्कों का इतिहास है उसके बारे में। कल मैं बताऊंगा आपको अभिलेख से संबंधित इतिहास, कि अभी तक के जो प्राप्त अभिलेख है उसके अनुसार एसटी क्या कहती है। तो यहाँ तक था केवल और केवल सिक्कों का इतिहास। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि सिक्कों से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो क्या हो सकते हैं। एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूँ। सिक्कों का अध्ययन न्यूमेस्मेटिक कहलाता है। टेराकोटा जो सिक्का हुआ करता था वो मिट्टी का बना हुआ करता था, ये सिंधु सभ्यता का सिक्का हुआ करता था। ठीक है, अब बात करते हैं मौर्य काल में बेसिकली पंचमार्क सिक्के का उपयोग हुआ करता था। इस समय पर्ण का उपयोग भी होता था। पर्ण चांदी के सिक्के थे जो मौर्य काल में प्रचलित थे।
तथा शीशे के सिक्के का उपयोग सर्वप्रथम सातवाहन वंश ने किया था। शुद्ध सोने के सिक्के का प्रयोग सर्वप्रथम या पहली बार सोने का जो सिक्का था वो हिंद यवन द्वारा चलाया गया था या यवनों द्वारा चलाया गया था, ठीक है। और शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा चलाया गया था। सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के गुप्त काल में चले थे तथा सर्वाधिक अशुद्ध सोने के सिक्के भी गुप्त काल में चले थे और इस समय स्कंद गुप्त राजा हुआ करता था। तथा चांदी का सिक्का जो गुप्त काल में प्रचलित हुआ था वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में प्रचलित हुआ था। तथा मयूर शैली का जो सिक्का है वो गुप्त काल में समुद्रगुप्त के नाम पे समुद्रगुप्त के जो समय था कालखंड में उस समय चला था। तथा कौड़ी का प्रयोग भी सबसे पहले गुप्त काल में हुआ था। और चमड़े के सिक्के का प्रयोग हुमायूं के शासनकाल में हुआ था, जहाँ पे एक दिन का जो राजा हुआ था वो शिहाबुद्दीन एक दिन का राजा बना था। इसके पीछे की कारण भी मैंने आपको बताई थी। अब बात करते हैं रुपए का प्रयोग, दाम का प्रयोग तथा असरफी का प्रयोग। ये तीनों का प्रयोग शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में किया था। तो यहाँ तक हो गया बेसिक। कल बात करते हैं हम अभिलेख के बारे में। अभिलेख आपको दिख रहा होगा, सॉरी कि आपको अभिलेख दिख रहा होगा, तो कल हम अभिलेख के बारे में पूरा बात करेंगे, ठीक है, कि अभिलेख कहाँ कहाँ से मिले, क्या क्या मिले हैं और किस किस अभिलेख में क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बारे में विस्तृत जानकारी एकत्रित करेंगे। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।